बड़ी खबर आपको बता दें जो कि जोशीमठ से लगातार आ रही है। यहाँ पर भू धसाव की स्थिति बनी हुई है और ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गंभीर चिंता इस पर व्यक्त की है जो जोशीमठ के हालात हैं। उन्होंने कहा है कि हिमालय के क्षेत्रों में विकास के नाम पर सुनियोजित विनाश किया जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है। विपिन, इनसे पूछिए कि किस तरह ये अपनी बात रख रहे हैं जोशीमठ की घटना को लेकर। बिल्कुल निधि, देखिए हम इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं और गेटवे ऑफ हिमालय उत्तराखंड को जिसको कहा जाता है, जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है। जोशीमठ अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। जोशीमठ के पहाड़ हो, वहां के मंदिर हो, वहां की सड़कें हो, वहां के घर हो, सब में दरारें आ चुकी हैं। पूरे देश में चिंता इस बात को लेकर है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस तक सबने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं जो इस वक्त हरिद्वार में हैं और जोशीमठ जाने के लिए अपनी टीम के साथ बिल्कुल तैयार हैं। महाराज जी, TV9 भारतवर्ष पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि जोशीमठ अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, इस संकट को आप कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या आपको लग रहा है इसको लेकर? देखिए, चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है, तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो जरूरी प्रयास हैं वो कर रहे हैं। वजह क्या मानते हैं आप, कारण क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। 1976 में भी मिश्रा कमेटी बनी थी, उसने भी ये सिफारिश की थी कि जोशीमठ धंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट का कार्य रुका नहीं। आप क्या मानते हैं? बतौर चूंकि आप वहां जाते रहते हैं, उस पीठ को बहुत बखूबी समझते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, वहां मंदिर से लेकर मठ तक सब पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बार बार इस बात के लिए चेतावनी दी गई है कि विकास कार्य किए जाएं, विकास का कोई विरोध कैसे करेगा, लेकिन पहाड़ की प्रकृति को ध्यान में रख करके किया जाए। जोशीमठ स्वयं एक ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ शहर है, वहाँ पर थोड़ी सी छेड़छाड़ भी बहुत भारी पड़ सकती है। इस बात को बार बार विद्वानों ने कहा। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुजी महाराज जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया, अनुरोध किया, लेकिन माना नहीं गया। अब परिस्थिति यह है कि समस्या बढ़ गई है, अब सब लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब कहते हैं कि काम बंद करेंगे, तो काम शुरू ही क्यों किया गया? और ऐसे कार्य के पहले आकलन इस बात का क्यों नहीं किया गया कि ये सब समस्या आ सकती है? आप देखिए, अगर कोई सामान्य नगर होता तो उसको हम लोग विस्थापित कर देते। ये ज्योतिर्मठ है, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य को ज्योति का दर्शन हुआ। उन्होंने यहाँ पर अपना पहला 4 पीठों में से पहला पीठ स्थापित किया और यहीं पर भगवान बद्रीनाथ जी की 6 महीने पूजा होती है शीतकाल में। यहीं पर कल्प वृक्ष जो भारत का सबसे पुराना वृक्ष है, 5000 वर्ष जिसकी आयु बताई जाती है, वो विद्यमान है यहीं। तो इस शहर को, जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का प्रतीक है, जो उत्तर भारत के सनातन धर्म की राजधानी है, उस शहर को ऐसी अनदेखी, उसके बारे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? हो रही है। अब सब लोग चिंतित हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या। अब समस्या ये है कि अभी भी इतना हो जाने के बाद भी पक्का पता नहीं है कि ये किस कारण से हो रहा है। अटकलबाजियों का दौर जारी है। जैसे हाथी के पैर को छूने वाले कहते हैं कि ये खंबा है, सूंड को छूने वाले अलग कहते हैं, कान को छूने वाले अलग कहते हैं, पेट को छूने वाले अलग कहते हैं। वही हालत है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब तक सही जानकारी नहीं हो जाएगी कि किस कारण से हो रहा है, तब तक निदान कैसे होगा? तो बड़ी समस्या तो ये है कि हम कैसे जोशीमठ को बचाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल में जोशीमठ पर ये दूसरी बड़ी आपदा इसको कहेंगे जो मंडराती हुई नजर आ रही है। तपोवन में हमने उस डैम को, उस झील को फटते हुए देखा, वहाँ की तबाही को देखा और अब जो ज्योतिर्मठ है उससे लेकर पहाड़ से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो खतरे में आ गए हैं। आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, गलतियां तो हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब होना क्या चाहिए, सवाल ये है। गलतियां हुई हैं, आप कह रहे हैं कि हमने देखा। आपने देखा तो सीखा क्या? सरकारों ने विभीषिकाओं को देखा लेकिन सीखा नहीं कुछ। तपोवन में कुछ दिन पहले ही तबाही आई, आज तक जो लोग मर गए उनकी पूरी लाश नहीं मिल पाई, सुरंग के अंदर ही फंसी रह गई, मुआवजा नहीं मिल पाया लोगों को, पुनर्वास नहीं हो पाया और काम तो शुरू है।
तो काम के प्रति ज़्यादा ध्यान है कि काम शुरू रहे, जो होना हो जाए। ये जो तरीका है, ये जो दृष्टिकोण है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और यहाँ पर ग्राम के लोगों के विरोध के बाद काम तो बंद करने का बात कही गई है, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं गया है कि सचमुच काम बंद है कि चल रहा है। नहीं, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश तो कर दिया है कि जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, नगर पालिका के जो डेवलपमेंट्स हैं वो हैं, जो भी कार्य है उसको रोक दिया जाए। लेकिन रोकने भर से क्या काम चल जाएगा? और सवाल उन 571 परिवारों का भी है जिनके घरों में दरार आ गई है, उनको विस्थापित करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या होगा उनका, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, अभी 571 परिवार तो अभी तत्काल की बात है। ये सूची तो रोज़ बढ़ती चली जा रही है ना। अभी 2 दिन पहले अलग सूची थी, अब दूसरी सूची हो गई। आप उनके विस्थापन के लिए, वो भी अस्थायी विस्थापन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छी बात है, तत्काल भी तो कुछ करना है, तो ये ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया कि सभी कार्य रोक दिए जाएं, वो भी सही है, लेकिन वो कब तक रुके रहेंगे? थोड़े दिन के बाद क्या फिर से वो शुरू हो जाएंगे? क्या कोई असेसमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? एक बात है। दूसरे, ये जो धसाव हो रहा है, क्या ये रुक गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये आगे नहीं बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? कितनी क्षति लेकर के ये आ रहा है? इसका जब तक आकलन नहीं हो जाता है, तब तक कोई नीति सफल नहीं होगी। तात्कालिक फौरी राहत के लिए जो भी घोषणाएं की गई हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। कम से कम इतनी संवेदना दिखाई गई। लेकिन ये भी जब पूरे गांव के लोग सड़क पर उतर गए, मशाल जुलूस लेकर के पूरा गांव, बच्चे और महिलाओं तक शामिल हो गए, तब किया गया। क्या ये उसके पहले नहीं हो सकता था? तो सरकार को संवेदना दिखानी होगी और पूरा विशेषज्ञों के द्वारा आकलन करना होगा और आकलन करके एक नीति बनानी होगी। आपको ये लगता है कि समय पर चेता नहीं गया? अगर समय पर चेता गया होता, शायद जोशीमठ जिस संकट से गुजर रहा है उस संकट से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन जिन डेवलपमेंट्स की आप बात करें, जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो टनल्स की, विद्युत परियोजनाओं की, उनकी बात कर रहे हैं। देश के विकास के लिए, बॉर्डर्स के डेवलपमेंट के लिए, वहां तक रीच पहुंचाने के लिए, क्योंकि भारत और चीन तिब्बत की सीमा आप वहां जान रहे हैं लगी हुई है, ITBP की पोस्टिंग है वहां पर, ये भी सब तो जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, जिस चीन की आप बात कर रहे हैं, उस चीन ने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी सड़कें बना ली हैं और वो जिस वाहन को चाहते हैं, सामरिक वाहन को भी वहाँ पर आराम से ला रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ तो कोई पहाड़ ऐसे नहीं धंस गया, उनके यहाँ तो कोई नगर नहीं काल के गाल में समा गया। तो आखिर उन्होंने क्या ऐसी व्यवस्था की जिसके कारण वो डेवलपमेंट के कार्य करने में भी सफल हो गए और कोई क्षति भी नहीं हुई? क्या हम उनसे नहीं सीख सकते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे विरुद्ध हैं, इसीलिए हम उनसे कुछ नहीं सीखेंगे, चाहे अच्छी भी बात हो? तो ये जो तरीका है, ये सही नहीं है। हमको भी ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे हम जो विकास के कार्य हैं उनको गति दे सकें। देना भी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी क्षति के मुआवजे पर नहीं। मैं जब जोशीमठ को लेकर रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि 1976 में भी मिश्रा कमेटी बनी थी जिसने ये तय किया और जिसने ये रिसर्च किया, ये पाया कि जोशीमठ की स्थिति खराब है, दलदली ज़मीन पर बसा हुआ है, दरकने की संभावना है। सरकार को कई रिकमेंडेशंस भी की, लेकिन आज तक उन रिकमेंडेशंस पर अमल नहीं किया गया। आपको लगता है कि अगर शायद उन डेवलपमेंट होता, लेकिन उन रिकमेंडेशंस पर अगर अमल किया जाता, तो शायद जोशीमठ आज जिस अंजाम से गुजर रहा है, शायद वो अंजाम नहीं होता जोशीमठ का? क्योंकि सरकार रिहेबिलिटेट तो कर देगी उन परिवारों को, लेकिन जो सड़कों में दरारें आई हैं, जो पहाड़ों में दरारें आई हैं, जो खतरा जोशीमठ पर मंडरा रहा है, उस खतरे को कम नहीं किया जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ी बात है कि आप अनदेखी करते हैं विशेषज्ञों की राय को। मिश्रा कमेटी ने बहुत पहले, 50 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, तभी उन्होंने कह दिया था कि ये क्षेत्र संवेदनशील है, ये जोन 5 में आता है, यहाँ पर कोई भी गतिविधि नुकसान का कारण बनेगी। इग्नोर कर दिया गया, उपेक्षा कर दी गई उनकी राय की। परिणाम दिख रहा है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ दृश्य स्पष्ट नहीं है। क्या ये जितनी क्षति हुई है उतने से ही रुक जाएगी? क्या जोशीमठ शहर अपने अस्तित्व को बचा पाएगा कि पूरा का पूरा, जैसी कि संभावना उन्होंने जताई थी कि ये एक समय आएगा कि सब कुछ बह जाएगा, क्या वो परिस्थिति होने वाली है? और जो कुछ होने वाला है उसका एक अक्स कम से कम हम लोगों के सामने होना चाहिए ताकि उसी अनुसार एक नीति बनाई जा सके। अब ये नहीं चलेगा
कि आप विशेषज्ञों की राय को उपेक्षित कर दें। कम से कम अब सरकारों को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक इस बारे में चर्चा करें और सही निर्णय लें। क्योंकि आप इस वक्त हमारे चैनल पर लाइव हैं और देश के करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, सरकारें भी आपको देख रही हैं। प्रधानमंत्री जी जो कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उत्तराखंड में कैसे सड़कें पहुंचाई जाएं, ऑल वेदर रोड्स बनाए जाए, चारों धाम को कैसे कनेक्ट किया जाए, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई राय आप हमारे जरिए अगर रखना चाहें तो वो क्या होगी महाराज जी? देखिए, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए। इनकी सोच में कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये अपना उत्साह अफसरों के सामने प्रकट करते हैं तो अफसर इनके उत्साह को देखते हुए बहुत जल्दी से इनके मन में जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो जो जल्दबाजी होती है उसमें ये सब गड़बड़ियाँ होती हैं। तो इस बात का ध्यान इन लोगों को रखना होगा और अपने कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, कार्यदायी संस्थाएं, उनको ये स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा कि आप हमारी कल्पना को मूर्त रूप दीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो सही होगा, अन्यथा तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत तेज़ी जो हो रही है वो बहुत तेज़ी ही तो इसमें कारण है, बहुत तेजी इसमें कारण है। लेकिन जो तपोवन का टनल है या जल विद्युत परियोजनाएं हो एनटीपीसी की, बाकी रोड्स के डेवलपमेंट हो, पहाड़ों के डेवलपमेंट हो, तमाम तरह से डेवलपमेंट चल रही है। और जिस तरह से लोग धार्मिक स्थानों पर ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके लिए होटल्स बन रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन तमाम परियोजनाओं को रोक देना चाहिए या फिर कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि योजनाएं भी चलें और पहाड़ों के अस्तित्व पर संकट भी ना आए? देखिए, बात ये हो रही है कि हमारे देश में अपने घर से निकल कर के किसी डेस्टिनेशन पर जाने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तीर्थ यात्री हैं जो धार्मिक भावना से अपने पापों के प्रक्षालन के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं वो, उनकी भी बड़ी संख्या है। और एक हैं जो अपने घर में ऊब गए तो वो मनोरंजन के लिए, मन बदलने के लिए निकलते हैं कि कहीं भी जाएंगे, थोड़ा बाहर रहेंगे, थोड़ा अलग ढंग से रहेंगे तो हमारा फिर नवीनता हमारे अंदर आ जाएगी। उनको पर्यटक कहा जा रहा है। तो तीर्थयात्री और पर्यटक, ये दो तरह के क्राउड हैं जो आ रहे हैं अपने घरों से निकल करके। अब समस्या ये है कि हमने दोनों को एक साथ कर दिया है, इसीलिए एक ही डेस्टिनेशन पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अगर हम ये स्पष्ट कर पाएँ कि पर्यटन के लिए यहाँ जाइए, तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ जाइए, तो आधा क्राउड हो जाएगा। तो आधा जब क्राउड हो जाएगा तो आप दोनों जगह पर दोनों की व्यवस्था कर पाएंगे, आपको व्यवस्था में भी सुविधा होगी और दोनों की प्रकृति में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि तीर्थयात्री की श्रेणी अलग बना दी जाए, पर्यटक की श्रेणी अलग बना दी जाए।